हमारी जगह अब एआई ट्रेड करने लग जाएगा, हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है क्या? बैंकिंग स्टॉक्स में रैली आता है, उस चीज को आपका एआई कैसे कैप्चर करेगा? एआई को न्यूज़ पता चल जाएगी। कैसे? मतलब अब सर एआई अगर है तो वो तो अपडेटेड भी रहेगा। जैसे सपोज कीजिए मनी कंट्रोल पे कोई न्यूज़ आ रही है, वो न्यूज़ आ रही है, वो एआई रीड कर रहा है, उसको पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा लग रहा है, उसके स्टॉक्स को बाय कर देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक बाजारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि हाउ एआई इज इम्पैक्टिंग इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि एआई इंडियन स्टॉक मार्केट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, और सिर्फ एआई इंडियन स्टॉक मार्केट को ही नहीं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को, चाहे वो बैंकिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हेल्थ केयर में, हर इंडस्ट्री में एआई यूज़ हो रहा है। तो हम इसी पर डिस्कस करने वाले, मेजर फोकस हमारा स्टॉक मार्केट रिलेटेड रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर से पूछते हैं कि सर हमें बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से समझाइए एज अ बिगिनर कि एआई होता क्या है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी सर। जैसा कि हम बात करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो ह्यूमन को रिप्लेस करके आर्टिफिशियल कर दिया है। ठीक है। एआई जो प्रोसेसेस हैं उनको जो है चेंज कर रहा है, मैकेनाइज्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड, मशीन बेस्ड। जो टास्क एक मशीन परफॉर्म कर रही है, इसलिए हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बोलते हैं। ओके, मतलब कि जो ह्यूमन कर रहे थे अभी तक, अब वो मशीन अपनी इंटेलिजेंस से कर रही है। बेसिक यही सेंस हुआ ना, कि उसको हमने बता दिया कि ऐसे करना है, तो वो मेमोराइज कर रही है और सेम काम वो परफॉर्म करके दे रही है। बिल्कुल। और ये जो एआई है, इंटरनेट के बाद सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज है। जी सर। इंटरनेट की वेव आई थी 1980s में। हाँ। उसके बाद जो है अभी ये एआई जो है वर्ल्ड क्विकली चेंज हो रहा है। बिल्कुल। 2020 के बाद से इवॉल्व हो रहा है। हर जगह एआई जो है वो ओवरटेक कर रहा है सभी कन्वेंशनल मेथड्स को, और दिस इज द नेक्स्ट बिग चेंज दैट इज कमिंग। तो सर ये एआई से हमें इंडिया में कहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और अभी एआई की बात कर रहे हैं तो एआई में इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो एआई की बात हम करते हैं और इंडिया की आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, एआई एक स्ट्रक्चरल चेंज है जो वर्ल्ड वाइड हो रहा है। इंडिया हैज़ द एबिलिटी फॉर नेक्स्ट वेव ऑफ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड। करंटली वी आर स्टैंडिंग एट द थ्रेशहोल्ड ऑफ दैट। ओके। इसके मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो आप देखिए, इंडिया के पास लार्जेस्ट आईटी पूल है। जी। आईटी पूल से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वर्कफोर्स है वर्ल्ड वाइड। हर जगह आप देखते हैं इंडियन इंजीनियर्स हैं। एवरी कंट्री, एवरी स्पेयर, दे आर रूलिंग। आप Okay. यूएस में बात करते हैं, आप मेडिकल फील्ड में बात करते हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड में बात करते हैं, सभी जगह जो है इंडियंस जो हैं वो पहुँचे हैं। तो इंडिया के पास जो एक वर्कफोर्स है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया के पास है, 20 to 50 का ब्रैकेट है। आईटी अनेबल्ड रेडी इंडिया के पास जो वर्कफोर्स है, ये एक ग्लोबल एडवांटेज है इंडिया के पास। सेकेंड अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के पास वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप आधार की बात करते हैं, यस सर। हमारी कंट्री में 130 करोड़ से ज़्यादा लिस्टेड आधार कार्ड्स हैं। बताइए। वर्ल्ड लेवल पे इतना बड़ा डेटाबेस किसी एक सर्विस के अंदर कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, यूपीआई पेमेंट्स। हाँ सर। यूपीआई पेमेंट्स की बात करते हैं, आपको पता है एक दिन के अंदर कितना जो है ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई पेमेंट्स का? नहीं सर, डेटा बताइए। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस डेली यूपीआई पेमेंट्स के थ्रू होती है हमारे देश में। बहुत बड़ा डेटा है सर। और ये एनसीपीआई ने डेवलप किया। आज के समय में ये यूपीआई का प्लेटफॉर्म जो है यूएई के अंदर, फ्रांस के अंदर, सिंगापुर जैसे मॉडर्न कंट्रीज़ ने भी हमसे यूपीआई का प्लेटफॉर्म लिया है, और कुल मिलाकर 8 देशों में यूपीआई का प्लेटफॉर्म रन कर रहा है। तो जो इंडिया के पास ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवांटेज है, ये इसको एआई रेडी बनाता है। इसके साथ हमारा एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है जो है आईटी सेक्टर। हमारी जो आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ये वर्ल्ड में यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उनको मेजर एक्सपोर्टर है। यूएस का जितना भी आईटी सेक्टर का इंपोर्ट है वो इंडिया पे हेविली डिपेंडेंट है। Yes, तो sir. ये जो 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, ये इंडिया को एआई के अंदर आने वाले समय में एक ग्लोबल लेवल पे बिग अपॉर्चुनिटी बनाता है। ओके, तो सर ये जो एआई की हम बात कर रहे हैं, आपने उसमें कुछ स्टॉक्स भी बताए, तो ये ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट को कैसे इफेक्ट करेगा या इम्पैक्ट करेगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, स्टॉक मार्केट को भी इम्पैक्ट करेगा। एआई हर सेक्टर के अंदर इम्पैक्ट कर रहा है। इट बिल्कुल। इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्टर। आज Yes, के sir. समय में आप देखते हैं, आप बैंकिंग की बात करते हैं, बैंकिंग में एआई आ गया। हेल्थ केयर की बात करते हैं आप, लॉजिस्टिक्स, रिटेल,
टच एनी स्पेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ, एवरीवेयर इज एआई। यस सर। ठीक है ना। सबसे पहले तो आप बात करते हैं आपके मेरे लेवल पर भी एआई आ गया है। बिल्कुल। आप बात करते हैं चैटबॉट्स आ गए हैं, ठीक है, आईवीआरस आ गए हैं। आज की डेट में आपका सबसे कॉमन यूज़ एआई, आपको कोई हेल्प चाहिए होती है आप फटाफट से चैट जीपीटी ओपन कर बिल्कुल लेते सर। हैं। एंथ्रोपिक एक जो इतना बड़ा अभी अशर लाया पूरा वर्ल्ड लेवल पे आईटी, उसने क्लाउड जो अपना सॉफ्टवेयर बनाया, तो ये एआई ने सभी जगह, एवरीवेयर, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेल टू इंडस्ट्री, सब जगह अपना इम्पैक्ट किया है। तो वाजिब है कि जब सभी जगह एआई आ चुका है तो स्टॉक मार्केट पर भी एआई का इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके का इम्पैक्ट एआई का आता है। सर ये जो अभी आपने आईटी सेक्टर के बारे में बताया, तो आईटी सेक्टर, इंडियन आईटी सेक्टर और एआई, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, एआई जो है, हमने बात करी है आईटी सेक्टर को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर। स्टॉक मार्केट में खाली कंपनीज तक इम्पैक्ट नहीं करता है। एज अ पार्टिसिपेंट आप ट्रेड कर रहे हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। एल्गो ट्रेडिंग आपने सुना, Yes, sir. वैसा ऑप्शंस आ गए हैं। तो एआई क्या करता है, मान लेते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ट्रेडिंग कर रहे थे, एआई ने वहाँ पे क्या चेंज किया, इमोशंस की जो बात थी, एआई के अंदर आपने जो डेटा है उसको एनालाइज किया है। ठीक आप है। हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग कर सकते हैं एआई के थ्रू, जो बिल्कुल। मैनुअली लिमिटेशन रहता है। ठीक है। आपका एक फिक्स्ड एंट्री एग्जिट पूरा स्ट्रैटेजी है। क्या होता है ना, मैनुअली आप काम कर रहे थे, आपका लॉस हो रहा है, आपने जो है अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। इसने एग्जीक्यूशन को परफेक्शन कर दिया, एग्जीक्यूशन Okay. को परफेक्ट कर दिया। आपको जो इमोशन वाला एंगल है वो उसने एआई ने निकाल दिया बाहर। तो एक तरीके से एआई ने एफिशिएंसी आपके ट्रेड्स में बढ़ाया है। तो ये तो बात हमने किया सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम टाइम पे हम एआई की बात करते हैं स्टॉक मार्केट के मैनेजमेंट के एंगल से। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जितने गेटवेज हैं, फॉर एग्जांपल एनएससी, बीएससी, दो जो हैं हमारे अंदर जो इधर प्लेटफॉर्म्स हैं ट्रेड करने के, फिर डिपॉजिटरीज हैं, सीडीएसएल है, एनएसडीएल है, NSDL है। उन सब के जो प्रोसेसेस है उनको सिंप्लीफाई किया है एआई ने आने से। Okay. प्रोसेसेस जो है एफिशिएंसी बढ़ा है, स्पीड अप हुआ है। ठीक तो है। आज की डेट में आप डीमैट अकाउंट खोलने जाते हैं तो कपल ऑफ मिनट्स के अंदर जो है आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। बिल्कुल। फिर जो डेटाबेस है उसको मेंटेन करना है, वहाँ पर एआई की हेल्प के साथ इतना हजारों करोड़ों रुपए की डेली ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उस सब को जो है एआई मेंटेन कर रहा है, स्टोर कर रहा है। Okay. तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट के जो फंक्शनिंग है, बहुत पुराने समय की बात करते तो देखिए मैनुअल होते थे। मैनुअल जब जॉबर्स होते थे तो आपका ऑर्डर टेलीफोन पे लिखाते हाँ, थे और हाँ, होता था। अभी हाँ। तो डीमैट आने के बाद डिजिटलाइजेशन से हो गया। फर्दर एआई, आप देखो पहले क्या था ना अर्जुन भाई, आपने आज ट्रेड लिया डे 1 पे, वो ट्रेड जो है आपका सेटल होता था डे 3 पे, आपने Yes, कुछ sir. इंट्राडे में भी लिया, T3 तो होता था पहले। T3 रहता था। बिल्कुल। अभी क्या है, आपका सेम डे के अंदर जो है T+1 चल रहा है। T+1 चल रहा है। हाँ, तो next आगे day settle सेम हो डे जाता में भी आने का चल चल रहा रहा है। है, ये yes, सब जो है एआई की वजह से ही हुआ है। तो हमने डिस्कस किया कि स्टॉक मार्केट के अंदर एआई ने पहले तो पार्टिसिपेंट्स को कैसे इम्पैक्ट किया, उसकी वर्किंग को कैसे इम्पैक्ट किया। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनीज है, जैसा कि एआई सभी जगह आ गया, हमने बात सर मैं बीच में एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अब एआई ही ट्रेड करने लग जाएगा क्या? मतलब जैसे हमारी जगह अब एआई ट्रेड करने लग जाएगा, हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है क्या? ये इंटरेस्टिंग बात है। एआई के प्लेटफॉर्म एल्गो ट्रेडिंग जो है कुछ साल पहले भी आए थे, फिर बंद हो गए थे, अभी फिर से आ रहे हैं। पर एक बात समझिए, जहाँ एक और एआई ने हमें बेनिफिट तो दिया, हमारे ट्रेड्स में इमोशंस को कम किया, लेकिन मुझे एक बात बताओ ना, क्या स्टॉक मार्केट में इमोशंस आप माइनस कर देंगे? आपकी लाइफ है, आप गाड़ी चला रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अभी सामने से एकदम कार आ जाती है, तो आप उस समय क्या करते हैं? मैं ब्रेक लगाता हूँ। ब्रेक लगाते हैं। तो क्या आपके एआई के अंदर आपने ये सारी प्रोग्रामिंग पहले से जो है फीड की होगी? फीड करी होगी। स्टॉक मार्केट के अंदर सडन मूवमेंट आती है, सडन क्रैश आ रहा है, तो आप उस केस में क्रैश में अपने पोर्टफोलियो को, कैपिटल को सिक्योर करने के लिए पोजीशन एग्जिट करते हैं। तो वो एआई तो वेट करता रहेगा क्योंकि उसके अंदर इस तरीके की प्रोग्रामिंग ही नहीं है।
तो इसलिए क्या चीज है जो सिचुएशनल बात कर रहे हैं आपके, जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है वैसे बात करना चाह देखो रहे हैं? फर्क पता है कि बहुत थिन लाइन का फर्क है। एक तो इमोशन की बात हो गई, ठीक है। इमोशन को एआई ने ओवरकम किया, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन जो ह्यूमन इनसाइट है, जो ह्यूमन सेंस है, इंटेलेक्ट है, वो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। नहीं, पर मार्केट में इमोशन के बिना भी तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता ना। मार्केट में तो इमोशन भी इम्पैक्ट करता है, मार्केट चलता है इमोशन की वजह से। देखिए बजट की आज अनाउंसमेंट है, बजट के दौरान जो है गवर्नमेंट ने वहां पर अनाउंस किया है कोई बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू सेक्टर के लिए कुछ मूवमेंट है, कुछ उन्होंने फंड एलोकेट किया है। ठीक है। उसके तहत आप देखते हो कि बैंकिंग स्टॉक्स में रैली आता है। तो उस चीज को जो है आपका एआई कैसे कैप्चर करेगा? एआई को न्यूज़ पता चल जाएगी कैसे? मतलब अब सर एआई अगर है तो वो तो अपडेटेड भी रहेगा। उसको अगर हमने प्री डेटा फीड कर दिया कि भाई जो भी न्यूज़ आएगी, जैसे सपोज कीजिए मनी कंट्रोल पे कोई न्यूज़ आ रही है, वो न्यूज़ आ रही है, वो एआई रीड कर रहा है, उसको पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा लग रहा है, उसके स्टॉक्स वो बाई कर देगा। देखो यहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस रहेंगी फिर भी। हाँ। एआई के पास जो है आपने प्री सेट ऑफ प्रोग्राम बनाया है, हाँ, जो pre-set of आपने program डिफाइन बनाया। किया है, बिल्कुल। ठीक है। ऐसी एवरीडे लाइफ इज चेंजिंग, कल एक नया सर्कमस्टांस क्रिएट होता है जिसको आपने पहले से इवैल्यूएट नहीं किया हुआ, तो आपने इवैल्यूएट नहीं किया तो वो आपने अपने एआई के अंदर फीड ही नहीं कर रखा। तो जब उस चीज को फीड ही नहीं कर रखा तो उस सर्कमस्टांस में क्या उसका एक्शन होना चाहिए वो कैसे डिसाइड करेगा? ओके, मतलब कि वो चीज़ तो वो नहीं कर सकता जहाँ पे ह्यूमन सेंस काम करता है और हम जैसे डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं बताई गई है अभी तक। देखो या वो चीज़ उसने एक्सपीरियंस ही नहीं करी है पहले। इंटेलेक्ट और सेंस, उस चीज को एआई ओवरकम नहीं कर सकता। वो उसकी लिमिटेशंस है। अभी आप देखते हो मिडल ईस्ट वॉर चल रहा है ईरान और यूएस के बीच में, डेली मार्केट के अंदर अलग अलग पोजीशन बनता है, क्योंकि डे वन पर मान लीजिए क्योंकि ट्रम्प का स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं है, तो वो तो कभी आता है वॉर खत्म हो रहा है, कभी आ रहा है कि हम 48 घंटे में ईरान को खत्म कर देंगे। वो जो चेंजेस है उसके लिए जो आपने एआई का प्लेटफॉर्म बनाया है, क्या वो अडेप्टेशन कर सकता है उसको रियल टाइम के अंदर? नहीं कर सकता। तो इसी तरह अगर एआई के कुछ सर्टेन बेनिफिट्स हैं, बट एट द सेम टाइम आप ट्रेडिंग का जो आपने पॉइंट रेज किया है वहाँ पे उसकी अभी भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। मतलब हम उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग में, जो आपने पहले बताया कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पर कंप्लीटली एआई पे डिपेंड नहीं हो सकते ट्रेडिंग के लिए। डेटा एनालिटिक्स के लिए एआई बहुत अच्छा है। ठीक है। डेटा को आपको एनालाइज करना है, हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग करनी है। आप आज से 10 साल 20 साल पीछे का कंपनी का ग्राफ को, हिस्ट्री को, उसके फंडामेंटल्स को, उसका क्या प्रॉफिट बैलेंस शीट है, वो आपने कंपैरिजन करना है एक सेक्टर के अंदर या एक कंपनी से दूसरी कंपनी। वहाँ पे एआई से बेटर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सेम टाइम के अंदर जहाँ इंटेलेक्ट और सेंस की बात आती है वहाँ पे एआई की लिमिटेशन है। ओके सर। तो सर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की, अभी ये जो बैंकिंग सेक्टर में भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताइए कि बैंकिंग सेक्टर को एआई कैसे कर रहा है इम्पैक्ट? देखिए बैंकिंग सेक्टर के प्रोसेसेस को जो सिंप्लीफाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर के अंदर आज के समय में एआई की हेल्प के थ्रू कंपनीज जो है फ्रॉड जो है उनको कम कर लेती है। फ्रॉड रिटेंशन के केस में कस्टमर, अभी आपका प्रोफाइल है, डेटाबेस है, उसको बेटर मैनेज करता है। आपने किसी चीज़ का लोन अप्लाई किया है तो आपका क्विकर प्रोसेसिंग है। तो जो डेटाबेस का मैनेजमेंट है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, वो एआई की हेल्प के साथ जो है वो ईजी हो गया है, फास्ट हो गया है, एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। ओके, मतलब उन्होंने हर सेक्टर में ही किया है, जैसे बैंकिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है। हर जगह किया है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्मार्ट फैक्ट्रीज बन रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन हो गया है। पहले जो स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन थे उसको एआई की हेल्प के साथ वहाँ पे मैन पावर की बेटर यूटिलाइजेशन ली जा रही है। वहाँ पे जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप हो रहे हैं। आपके 8 घंटे के अंदर अगर इतना सेट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा था, 10 टन का माल बन रहा है, तो एआई की साथ से जो प्रोसेसेस है उनको स्टेप बाय स्टेप इजी किया गया है। वहीं प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 टन से बढ़कर 15 टन हो गई है। तो एफिशिएंसी बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इवेंचुअली जो कंपनीज की आरओआई इंप्रूव होगी। तो एआई ने इनडायरेक्टली आने वाले समय में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पे फैक्ट्रीज को स्मार्ट बना दिया। हम कह सकते हैं स्मार्ट एआई फैक्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर। ओके, और हेल्थ केयर का भी थोड़ा सा बता दीजिए। आपने जैसे दूध का तो बताया, अब हेल्थ केयर का भी थोड़ा सा बताइए। हेल्थ केयर आज के समय में आपके घर में कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं? आप फटाफट आप ओपन करते हैं सर्च इंजन और टाइप करते हैं अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट गिवन। तो वो सारा जो है आपको एआई की मदद से आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स के लिए कितने प्लेटफॉर्म आ गए, प्रेक्टो जैसे, आप घर बैठे जो है, और फॉर दैट मैटर ऑनलाइन कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। दैट इज ऑल पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एआई।
Okay. डेटाबेस, डायग्नोस्टिक, आज के समय में डॉक्टर बैठा है यूएस में और सर्जरी कर रहा है दूसरे देश में जाकर हज़ारों किलोमीटर दूर, तो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ एआई। Okay. रोबोटिक्स आ गए, नी रिप्लेसमेंट जो है, रोबोटिक्स जो है आज के समय में हम उनकी मदद से कर रहे हैं। तो एआई ने हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर डायग्नोसिस को ईजी किया है, सिंप्लीफाई किया है। उन्होंने जो है हमारी रिपोर्ट्स हैं उन सबको मैनेज किया है, डेटाबेस मेंटेन करने में हेल्प किया है, और कंसल्टेशन जैसी चीज़ों को सिंप्लीफाई किया है। आपको घंटों वेट नहीं करनी डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए। तो इसी तरह हेल्थ केयर सेक्टर में भी एआई के आने से बहुत सारी जो चीज़ें आसान हुई है। ओके, तो सर अब रिटेलर या आम लोग जैसे मैं ही हूँ, अगर मुझे एआई के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है, मतलब फ्यूचर क्या है एआई का, कौन से स्टॉक्स में क्या थीम होनी चाहिए, अगर एआई की बात करें तो उसमें कहाँ मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? हम बात करते हैं एआई के फ्यूचर की और बिल्कुल। उसकी इन्वेस्टमेंट की। जी। तो ये थीम्स अलग अलग रहेंगे एआई को लेकर। जैसे हमने डिस्कस किया, हेल्थ केयर थीम, बैंकिंग थीम है, अलग अलग है। हाँ हाँ। एआई और हम अपने स्टॉक्स की अब बात करते हैं। सबसे पहले तो आईटी सेक्टर की जो हमारी कन्वेंशनल कंपनीज हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस है, हमने देखा कि उनके अंदर जो है बहुत सारा सीसॉ और है, कभी वो ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं। अभी बिल्कुल। लास्ट वीक ही अंदर एनवीडिया के चीफ ने जो है एक स्टेटमेंट दे दिया था कि एआई जो स्टॉक्स है इंडियन आईटी कंपनीज हैं, उससे पहले तो पुराना आपने देखा एआई गिर गया, जब काफी गिर गया, एंथ्रोपिक का आया तो Anthropic आया सब गिर गया, कितना ज़्यादा सारा फॉल आ गया, क्योंकि एक डर आ गया कि एआई के आने से जो हमारा कन्वेंशनल आईटी कंपनीज हैं जो कि खाली सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इनोवेशन पर नहीं है, उन सब के अंदर जो है अभी एक मेजर डाउनफॉल आ गया और आगे शायद फ्यूचर में उनका बिजनेस भी बंद हो सकता है। लेकिन अभी जैसे उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे इंडियन आईटी सेक्टर की कंपनीज, क्योंकि एआई को जो है बहुत सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी चाहिए और प्रोसेसेस जो है इसमें इंक्रीज होंगे, मैन पावर कम नहीं होगी, मैन पावर बढ़ेगी। इस वजह से वापस जो है आईटी स्टॉक्स के अंदर रैली आया। सेम टाइम पे जो इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने अपने अंदर जो है इनोवेशन करना शुरू कर दिया है। अब ठीक बात है। करते हैं आईटी सेक्टर की कन्वेंशनल कंपनीज के अंदर, टीसीएस की बात करते हैं, नेटवेब टेक्नोलॉजीज हैं, हैप्पीएस्ट माइंड्स हैं, इन सभी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। ठीक है। सेकेंडली बात करते हैं, आप एक बहुत बड़ी आने वाले समय की अपॉर्चुनिटी है डेटा सेंटर्स की। ठीक है, हाँ सर। डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आज के समय में एआई को सर्वर चाहिए, डेटा रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल। उनको पावर चाहिए। जितना प्रोजेक्शन में मैं आपसे बताना चाहता हूँ, 2030 तक पावर कंजम्पशन एआई डेटा सेंटर्स को चाहिए। टोटल जापान का आज की डेट में जितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इतना सही बात है, लार्ज इतना स्केल large पर scale पे एआई को पावर पावर चाहिए। कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। हम जो डेली रूटीन में चैट जीपीटी पर छोटी सी भी क्वायरी रेस करते हैं, दैट रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर। ओके। 60 लगभग 65 घरों के बराबर की एक इलेक्ट्रिसिटी एक छोटे से एआई के सर्वर को चाहिए। अब यहीं पे डेटा सेंटर की मैं बात बता रहा था। टाटा कम्युनिकेशन आज के समय में लगभग 44 जो है डेटा सेंटर्स वर्ल्ड वाइड मेंटेन कर रही है। ओके। अभी डेटा सेंटर की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी एयर ट्रंक ने $30 बिलियन का डेटा सेंटर डेवलपमेंट का एक इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। लास्ट पिछले कुछ महीनों में माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, डीप सिंक ने लगभग 15 से 20 बिलियन, अमेजोन ने 35 बिलियन के प्रॉमिस किए हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि डेटा सेंटर के लिए सबसे पहले क्या रहता है कि एक टॉप डाउन अप्रोच चाहिए। गवर्नमेंट फोकस कर रही है, गवर्नमेंट टॉप एनकरेज डाउन अप्रोच कैसे सर, मतलब वो टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं मैक्रो लेवल पे। सबसे ठीक है। पहले गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव होना चाहिए, आज के समय में हमारी सरकार जो है इस एआई आने वाले समय में इसको फोकस कर रही है और वर्ल्ड लेवल पे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए ओपन डोर पॉलिसीज बना रही हैं, फेवरेबल सिस्टम्स बना रही हैं, जल्दी इजी एंट्री लेवल्स बना रही हैं, ताकि ये एआई को जो है इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी है, जैसा हमने डिस्कस किया कि लार्जेस्ट आईटी पूल है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जो है टैप किया जाए और फ्यूचर रेडी इंडिया को एआई के साथ बनाया जाए। तभी ये इन्वेस्टमेंट्स की जो बात कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है एयर ट्रंक ऑस्ट्रेलियन डेटा सेंटर कंपनी ने एक टाई अप किया है जो ब्लैकस्टोन द्वारा मैनेज्ड है। वो इंडिया में $30 बिलियन के लिए एआई डेटा सेंटर मैनेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाली। ओके। अदानी ग्रुप की आया है 100 बिलियन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, वो कमिंग 2035 तक फोकस कर रहे हैं फॉर
द डेवलपमेंट ऑफ AI, ठीक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेटा सेंटर। डेटा सेंटर इसी के साथ रिलायंस ने भी ऑलरेडी जो है लार्ज स्केल मेजर इन्वेस्टमेंट्स जो है Renewable डेटा energy। सेंटर्स पे फोकस किया। ठीक है। होता क्या है, ये जो AI के डेटा सेंटर्स है, सबसे पहले तो इनको टेक्नोलॉजिकल बात करते हैं तो इनको सर्वर्स के लिए चिप्स चाहिए। ठीक है। वहाँ पे हमने देखा चिप मेकिंग सेक्टर्स पे फोकस था GPU के ऊपर, तभी हाँ। वहाँ पे जो है चिप मेकिंग एनवीडिया की बात आई, बिल्कुल। साउथ कोरियन कंपनीज की बात हाँ। आई जो आगे निकल गए, TSMC आ गए, सैमसंग की बात आई, उन सभी ने जो ताइवान का था ये TSMC हाँ, हाँ। और सैमसंग कोरिया का था। चिप मेकिंग हो गया वहाँ पे सर्वर तक। और आपको चिप मेकिंग की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बिल्कुल सर। आप मोबाइल की बात करते हैं, 10-15 हज़ार रुपए तक के मोबाइल मिलने बंद हो गए क्योंकि उसके अंदर जो था चिप मेकिंग वो सारा AI के लिए यूज होने लग गया। हाँ, तो चिप महंगे हो गए, फोन्स एक्सपेंसिव हो गए, फोन्स महंगे हो गए, सस्ते फोन कंपनीज ने बनाने बंद कर दिए। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब उसके बाद उनको उसी के लिए पावर जनरेशन चाहिए। हाँ। पावर जनरेशन के लिए पावर से रिलेटेड कंपनीज, GE वर्नोवा कंपनी है, उसके लिए जो इनको जो है पावर प्रोवाइड कराती है डेटा सेंटर्स को। उसके बाद इनका मैनेजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर डेटा सेंटर से रिलेटेड ऑटोमेशन की बात करते हैं। वहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम्स कंपनी जो है उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करी। OFSS की बात करते हैं, ओरेकल फाइनेंस की कंपनी की बात करते हैं। तो ये सारे कंपनीज के अंदर आने वाले समय में AI से रिलेटेड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एज एन इन्वेस्टर हम स्टॉक मार्केट के अंदर देख सकते हैं। जी। तो आपने थीम में बताया सर कि सबसे पहले तो सिर्फ AI पे फोकस करने की जगह जो AI को सपोर्टिंग है, जैसे डेटा सेंटर हो गए, पावर जनरेशन हो गए, इन पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग है। कार की अगर सेल्स ज़्यादा होती है तो टायर्स भी ज़्यादा बिकेंगे, है ना, सेम ही चीज़ हो गई। तो उस टाइप से हम डेटा सेंटर पे भी हमें फोकस करना चाहिए। देखो AI क्या कर रहा है ना, AI सभी जगह, सभी सेक्टर्स में, सभी कंपनीज में अक्रॉस वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है। लेकिन उसके अंदर उनके प्रोसेसेस को जो है एफिशिएंट बना रहा है। तो जब प्रोसेसेस एफिशिएंट हो रहे हैं, कंपनी की जो है एफिशिएंसी बेटर होने की वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, शॉर्ट रन में हो सकता है कि रेवेन्यू डेफिसिट हो जाए। मान लीजिए कि अभी आप कुछ बना रहे हैं, आपकी कॉस्टिंग बन रही है, अगर 10,000 रुपये मान लीजिए कोई यूनिट का कॉस्टिंग बन रही है, तो AI के साथ प्रोसेस फास्टर हो गया, सिंपलर हो गया, तो वो 10,000 की चीज़ आपकी 9,000 में बनने लगे। तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है शॉर्ट रन के अंदर, लेकिन जो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, उस वजह से जो है आपको नेट रिजल्ट बेनिफिट होगा। तो जो थीम बेस्ड की हम बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, हेल्थ केयर के अंदर हम बात करते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, फोर्टिस हेल्थ केयर है। इनके अंदर जब इनका मेंटेनेंस बेटर हो रहा है, एफिशिएंसी, मेडिकल डायग्नोसिस बेटर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाले समय में मैं इन्वेस्ट करता हूँ अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक में, तो वो AI की मदद से वो इम्प्रूव होगा। बिल्कुल। हम बैंकिंग की बात करते हैं, HDFC बैंक की बात करते हैं, ICI की बात करते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में रेवोल्यूशन आ रही है, तो वहाँ पे भी AI की वजह से अपॉर्चुनिटी दिखती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम बात करते हैं, सीमेंस की बात करते हैं, ABB की बात करते हैं, L&T की बात करते हैं, तो वहाँ पे स्कोप बढ़ता है। डायरेक्ट बात करते हैं, हमने डेटा सेंटर्स की बात की, डेटा सेंटर बेस्ड कंपनीज इंडिया में जो डेवलप कर रही हैं, उनके अंदर डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी निकलता है। तो इसलिए AI की वजह से तो सभी जगह, सभी सेक्टर्स के अंदर अपॉर्चुनिटी है, बट स्पेसिफिकली हम बात करते हैं टॉप डाउन अप्रोच को हमने डिस्कस किया। टॉप डाउन अप्रोच के अंदर जो गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है, जो हमने बात करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले रही है, इनकरेज कर रही है कि AI पार्टिसिपेंट्स को, और इसी के तहत हुआ ऑलरेडी हमने देखा कि जो है अडानी इतना लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी आई है, उससे पहले जो है अमेजोन ने जो है अपना जो है 35 बिलियन का इस समय अमेजोन ने इंडियन AI इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, गूगल आ गया, डीप सिंक ऑलरेडी आ गया। तो देखो ओपन AI सबसे बड़ा 800 बिलियन उसका वैल्यूएशन है, ठीक है। ओपन AI के बाद जो है ऑलरेडी एंथ्रोपिक इज बिकमिंग अ नेक्स्ट चैलेंज टू इट। एंथ्रोपिक ने अभी लास्ट वीक का न्यूज़ है, एंथ्रोपिक ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अभी तक तो वो खाली जो है AI के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा था, अभी उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस किया है। तो इसी तरह जो है बाकी जो इंडियन कंपनीज जो डिजिटलाइजेशन कर रही हैं, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन कर रही हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है AI के आने की वजह से। बिल्कुल। तो फ्यूचर में जो AI है एक स्ट्रक्चरल चेंज है, ये स्ट्रक्चरल चेंज रेवोल्यूशन ला रहा है। इस रेवोल्यूशन की वजह से सभी जगह, सभी सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी निकलती है, बट कहीं पे कुछ डायरेक्ट, कुछ ज़्यादा पहले निकल सकती है, जो कि स्पेसिफिकली AI के ही इंफ्रास्ट्रक्चर में या डेटा सेंटर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर AI जो हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी के साथ हमेशा रिस्क भी आता है।
तो इसका जो रिस्क है ना, उसके बारे में बताइए, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? आने वाले समय में वर्ल्ड को, दुनिया को चेंज कर रहा है, उसी के साथ कुछ रिस्क फैक्टर्स भी आते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा तो ओवर वैल्यूएशन का रिस्क है। आप Okay. देखिए एआई से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो है, कंपनीज ईयर ऑन ईयर कितने लाखों करोड़ों बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अभी रिटर्न कोसों दूर है। बिल्कुल। अभी कोई एज सच रियल लेवल पर कंपनीज को return नहीं है। उसका रिटर्न नहीं आ रहा। अभी तो पैसा जला ही रहे सर, बर्न नहीं कर रहे हैं बस पैसा। अभी जो है पैसा डल ही रहा है, तो इससे ओवर वैल्यूएशन का एक रिस्क है। बिल्कुल। सेकेंडली बबल बन गया है, हाँ, ये एआई बात का सही एक बात बबल है। बन गया है। जैसे और .com बबल था और वो बस्ट हुआ था। जी, बिल्कुल। और अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा देखा जाए, थोड़ा सा नेगेटिव साइड की बात करते हैं, बबल होता है तो वर्ल्ड ओवर सभी इकोनॉमीज क्रैश कर जाएंगे, क्योंकि जितना हेविली सभी कंट्रीज में इकोनॉमिक्स में इसके ऊपर बेट कर रहे हैं, जितना पैसा डल रहा है, तो वो आने वाले समय में ओवर वैल्यूएशन का एक रिस्क है, बबल रिस्क है, एग्जीक्यूशन रिस्क है। एआई की हम बात करते हैं तो एआई के प्लेटफॉर्म को अनेबल करना, उसको स्मूथली एग्जीक्यूट करना किसी एक प्रोसेस में इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहले तो उसकी डेवलपमेंट एक चैलेंज है। आपका एग्जिस्टिंग सेटअप है, प्रोसेस है, उसको सिंक करना, अलाइन करना एआई के साथ, फिर उसको स्मूथली जो है उसके साथ प्रोग्रामिंग करके एग्जीक्यूट करना, दिस इज ऑल्सो अ कम्बरसम टास्क एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो ये एग्जीक्यूशन का चैलेंज फिलहाल के लिए बहुत बड़ा है। बहुत स्पीडली चेंजेस कर रहे हैं, बट एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये एआई के कुछ जो है एक रिस्क फैक्टर साथ में ही रहने वाले हैं। एक एआई का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, बहुत डायनामिक है। टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से चेंज हो रही है। आज के समय में आपने एक एआई इंटीग्रेशन किया है अपनी फैक्ट्री के अंदर। एआई इंटीग्रेशन के बेस पे पहले तो उसके लिए आपने बहुत मेजर लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया है, आपको बहुत पैसे लगे, आपने कुछ प्रोसेसेस चेंज कर लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के अंदर। बिल्कुल। आज जो किया है, बट डेली बेसिस पे इनोवेशन हो रही है। तो आज आपने तो वन टाइम किया ना, आने वाले 10 साल के लिए आपने एक जो प्रोजेक्ट अंडरटेक किया, एक टाई अप कर लिया आपने एआई लेड कंपनी के साथ, ठीक है। आपका आने वाले समय में मल्टी बिलियन डॉलर्स का एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी हो गया, उनके साथ जो है आउटले है, एनुअल एएमसी पे आपने खर्चा किया है। अब उसके बाद लेकिन अगले 6 महीने साल बाद वहीं दूसरे वाले ने कुछ उससे बेटर उसमें एडवांसमेंट ला दी, तो आप तो इन्वेस्टमेंट कर बैठे ना, तो आपका तो 5 साल का स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। जिस स्पीड से रेवोल्यूशन आ रही है, इनोवेशन हो रही है, तो आप देखते हैं जो आज से 2 साल पहले एआई ने आपके लिए जो है डेवलपमेंट किया, वो आज रेलिवेंट नहीं है। डेली उसमें अपडेशन आ रही है। इंडियन एआई डेवलपमेंट कंपनीज कृत्रिम है, सर्वम है, उन्होंने जो है डीप सीक जो हम बात करते हैं वो आया, उसने ओपन एआई को चैलेंज किया, हमने डीप सीक के लेवल में बना दिया, कृत्रिम ने सर्वम में पीछे आपने पड़ा, उसका मार्केट कैप कितना कम है, डीप सीक का इतना बड़ा है। तो ये ओवरनाइट कौन सी कंपनी, कौन से कंट्री से, कौन से सेक्टर के अंदर एक ऐसा रेवोल्यूशन ला जाएगी कि आपने जो प्रेजेंट में एआई के साथ टाई अप किया है वो आउटडेटेड हो जाएगा। दिस इज अ वेरी बिग रिस्क, क्योंकि जो इनोवेशन है दैट इज एवर चेंजिंग। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज आ गई तो ये 5 साल के लिए है, आपको पता ही नहीं है, आप सुबह उठेंगे तो उसके अंदर नई डेवलपमेंट आ चुकी है। सो इसके साथ साथ जो है ओवर वैल्यूएशन के साथ साथ ये जो डेली रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, ये एआई का एक बहुत बड़ा चैलेंज बना रहेगा। हाँ सर, जैसे चैट जीपीटी है, जब चैट जीपीटी ओपन एआई आया था, चैट जीपीटी बनाने में उसको कितना टाइम लग गया, कितना इन्वेस्टमेंट लगाया उन्होंने, उसके बाद परप्लेक्सिटी आ गया और बहुत सारे उससे बेटर टूल्स आ गए हैं जो कि उससे ज़्यादा बेटर चीज़ें करके दे रहे हैं, तो ये भी दिक्कत है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एआई का जो सबसे बड़ा डिबेट है आज के समय में कि एआई वर्सेस मैन पावर। जो हम कहते हैं कि एआई के आने की वजह से जो है मैन पावर खत्म हो जाएगा, आपकी जॉब्स चली जाएंगी, जो सबसे बड़ा इशू है कॉमन आज के समय में चल रहा है, जॉब्स चली जाएंगी आपके पास काम नहीं रहेगा, सभी प्रोसेसेस एआई करने लग जाएगा। मैं अभी ना लास्ट वीक जो है एयरपोर्ट पे था। एयरपोर्ट के अंदर पुराने समय में आप देखते हैं कि ऑलरेडी जो है क्लीनिंग के लिए वहाँ पे एक मशीन्स हैं जिनके ऊपर रोबोटिक मशीन्स हैं, वो उनको कोई ना कोई जो है पर्सन चला रहा है और वो कंट्रोल उसके हाथ में होता है, वो लेफ्ट राइट जाता है अकॉर्डिंग टू जैसे लोग आ जा रहे हैं।
अभी वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर वही मशीन बट एक रोबोटिक मशीन थी, उसके ऊपर प्रॉपर डिस्प्ले अच्छा लगा था, वो बता रहा था आई एम अ रोबो डेवलप्ड बाय सो एंड सो कंपनी, आई एम डूइंग द क्लीनिंग। अच्छा, तो अब वो क्या चीज़ उसको टेस्ट करने के लिए उसके सामने जो कोई आता था तो वो हॉल्ट कर जाता था, उसमें सेंसर लगे, हॉल्ट करने के बाद जब वो हट गया सामने से तो वो उसको वापस चलने में टाइम लगा। ये चीज़ से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो एआई है उसने जॉब्स कट कर रहा है, एआई खा रहा है, बट सेम टाइम के अंदर प्रोसेसेस में इनोवेशन लाने के बाद न्यूअर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो आज हम लोगों ने बात करी कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे एआई का क्या इम्पैक्ट आ सकता है, एआई रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे पास फ्यूचर इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो सकते हैं, आईटी सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हेल्थ केयर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीजों पे हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने रिस्क फैक्टर पे भी बात करी है कि एआई के साथ अपॉर्चुनिटी है तो रिस्क भी है, तो हमने रिस्क पे भी डिस्कस किया है। तो आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।